वसूली के लिए हमको बार बार धमकी दिया जा रहा है और खेत में कुर्की करने का आदेश दिया जा रहा है। बैंक बोल रहा है कि पटाओ पूरा, नहीं फिर कुर्की कर देंगे जमीन को। आपको नोटिस आया? नोटिस आया है। लोग नहीं मानती है आपकी बात को? नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन में बैठने को तैयार हैं हम लोग। प्रक्रिया वर्ध आइए सर, तो जरूर आप लोग एंटरटेन करेंगे। एक एक किसान का जो भी है, जिनका जहाँ पर है, तो वो डेट बता दीजिए मैडम, उस डेट। कोई आप लोग को बोला है कि रातों रात जमीन बेच देंगे? पटवारी धर के घूम रहे हैं, दलाल धर के पटवारी घूम रहे हैं। क्या है हमें पता नहीं है सर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। प्राइवेट बैंक मनमानी पर उतरा है, लोग परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया है, ज़्यादातर लोग परेशान ही दिखाई देते हैं। ये मामला एक गांव का है जहां से 40 लोग आईडीबीआई बैंक नेहरू नगर का घेराव करने आज पहुंच गए। हमने उनसे बात की, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे रजत जी, उनसे भी हमने बात की कि मामला क्या है। इसमें कई मामले ऐसे हैं जिनके घर की नीलामी भी कर दी गई है और उनको अंतर का पैसा नहीं दिया गया। जैसे मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है और 5 लाख लोन था, तो 5 लाख लोन को छोड़कर 5 लाख का जो अमाउंट है उसे उसके खाते में डालना चाहिए था, जिसका वो घर या जमीन होती है। लेकिन वो राशि भी आईडीबीआई बैंक के द्वारा इनको नहीं दी गई। ऐसे कई मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं जो आज ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और कुछ मामले ऐसे हैं जिनको 16 लाख लोन दिया गया, 20 लाख लोन दिया गया, 24 लाख लोन दिया गया। ऐसे लोग भी हैं जिनकी जगह जो है लगभग 1.25 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है। इनकी जगह की जो नीलामी है कौड़ियों के दाम में की जा रही है, जिसके कारण ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। और हमारा जो पैसा है वो, और जो इनकी जो जमीन की जो लागत है, वर्तमान जो आज की कीमत है, सरकारी जो दर है, उस हिसाब से ये चाहते हैं कि हमारा घर बेचा जाए या जमीन बेची जाए, उसके आधार पर अंतर की राशि हमें प्रदान की जाए। और कुछ किसान ऐसे भी थे जो लोन माफी की बात कर रहे थे। तो सारा मामला जो जुड़ा हुआ है प्राइवेट बैंक से जुड़ा हुआ है और प्राइवेट बैंक की जो मनमानी है वो सामने आ रही है। आइए आपको पूरा मामला क्या है वो सुनाते हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, और जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं रजत जी, उनसे भी हम बात करते हैं। उसके बाद और बात करेंगे। ये आज आप लोग इतने इकट्ठा हुए हो, मामला क्या है? हम आईडीबीआई से लोन लिए थे, मतलब कर्जा निकाले थे। उसका वसूली के लिए हमको बार बार धमकी दिया जा रहा है और खेत में कुर्की करने का आदेश दिया जा रहा है। और 16 लाख निकाले थे हम लोग पैसे, और 24-25 लाख बता रहा है, और 27-28 लाख में आपका खेत जमीन को बेच देंगे, ऐसा करके बोल रहा है वो। तो ये कहाँ का है आपका जमीन? ग्राम खपरी धंधा तहसील। आपका नाम? चैनलाल साहू। कौन से बैंक से लिए थे? आईडीबीआई बैंक से। कहाँ से आए हैं? खपरी धंधा। क्या मामला है आपका? बैंक अपने स्टेट बैंक का लोन लिए थे, उसका। स्टेट बैंक के आईडीबीआई का। कितना लोन लिए थे? 15 लाख। तो अब बैंक क्या बोलती है? 15 लाख के बदले वो 3 लाख रुपए, जैसे कि 18 लाख का बना था कोटेशन, उसको 3 लाख को भी खा दिया है। उसके बाद में 6 लाख रुपया और भरा हूँ। उसके भरने के बाद में 24 लाख फिर पटाना पड़ेगा बोलो। 24 लाख? हाँ। तो आप क्या बोल रही है बैंक? बैंक बोल रहा है कि पटाओ पूरा, नहीं फिर कुर्की कर देंगे जमीन को। आपको नोटिस आया? नोटिस आया है। किस चीज का? वो जमीन का कुर्की करने का। कब कुर्की होगा? अब बताया नहीं नहीं बताया। क्या नाम है आपका? पंचराम साहू। कितना लाख रुपए आपका? 15 लाख। 15 लाख। हाँ। जी आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार साहू है। आपका लोन है? बाबूजी के नाम से है मेरा। कितना लोन? 49 लाख का। 49 लाख? जी। तो अभी कितना हो गया? अभी तो उतना ही है। अभी
तो फिर आप कैसे आए यहाँ? वो हमारा केस शायद डीआरटी में चला गया है। हाँ। तो उसको जैसे कि 2018 में सब किसानों का कर्ज माफ हुआ था और 2022-23 में भी कर्ज माफी हुआ था, संपूर्ण कर्ज माफी हुआ था। उसी सिलसिले में हम लोग भी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के उन लोग भी वासी हैं तो वैसे हम लोग भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं। हमारा कहना ये है कि जैसे एक कोई मशीन ही होना चाहिए जिसमें सबका कर्ज माफ़ी समूल रूप से एक साथ होना चाहिए, जिसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे 2018 में कर्ज माफ़ हुआ है और 2022-23 में कर्ज माफ़ हुआ है, उस टाइप के सभी किसान भाइयों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। हमारा बस इतना ही कहना है। और जितने भी किसान भाई कर्ज माफ़ हुआ है वो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख, किसी 75 लाख 40 लाख 30 लाख 35 लाख संपूर्ण कर्ज माफ़ हुआ है। उसी तरह हम लोग कर्ज माफ़ किया जाए। हम लोग बैंक प्रशासन और शासन से मांग है कि हम लोगों का भी कर्ज माफ़, बचे हुए किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। मान लो नहीं मानती है आपकी बात तो? नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन में बैठने को तैयार हैं हम लोग। और जो कुर्की का आदेश आया है उसके लिए क्या करोगे? कुर्की का आदेश आया है उसके लिए फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। ओम प्रकाश पटेल, कहाँ से आए? ग्राम धनिया से। क्या मामला है? आईडीबीआई बैंक से लोन लिया था, हाँ। जिसमें टोटल मेरे एक ही घर से ना एक ही परिवार से 4 खाते थे। इसमें ओम प्रकाश पटेल मैं खुद और पिताजी का नाम ढाल सिंह पटेल के नाम से था और कुसुम पटेल मेरी मिसेस के नाम से, एक भाई के नाम से। मेरे और मेरे भाई के नाम से 20-20 लाख का लोन था और पिताजी के नाम से उसमें 34,15,000 का और मिसेस के नाम से उसमें था 15,60,000 का। टोटल 4 लोन। तो 4 लोन में तो वो भाई वाला तो नीलाम हो गया था, उसको ना 1 महीना समय दिया था नीलामी होने के बाद में। उसमें मतलब पैसा हम लोग कैसे भी करके व्यवस्था करके उसको पटाए थे वहीं डीआरटी में जाके। उसका आज तक मेरे को एनओसी नहीं मिला है। अच्छा। और सेकंड उसके बाद में भाई का नीलाम होने के बाद में ना उसमें मेरे को पहले शुरू में ये कहा गया था कि एक तो कैसे भी करके ना मैनेज करके पैसा पटा दो, फिर वो 3 महीना आपको ओटीएस दिला देंगे करके। तो ओटीएस तो नहीं आया। वो जैसे ही पैसा पटाया उसी दिन मेरे को ना सुबह 10 बजे मैं पैसा जैसे बैंक में पटाया हूँ वहाँ डीआरटी में जाके, उसके बाद में 2 घंटे बाद में मेरे घर में सीधा नीलामी वाला फिर कागज भेज दिया ओम प्रकाश पटेल के नाम से। तो अब एक तो पटाया था सर कैसे भी करके कर्जा वर्जा करके सेठ साहूकार से कर्जा लेके, उसके बाद में मेरा वाला फिर निकाला। उसमें पटाने में क्योंकि मैं सक्षम नहीं रहा, फिर वो डीआरटी बैंक के माध्यम से उसको नीलाम कर दिया। नीलामी के बाद में मेरे को आज तक ऐसे तैसे 2 साल हो गया सर, मेरे को डिफरेंस राशि आज तक नहीं मिला। करीब 2 करोड़ की संपत्ति को 88,58,000 में नीलाम किया था और जिसका रिकवरी उसका करने के बाद बैंक रिकवरी के बाद में 52,58,000 मेरे को मिलना था, वो आज दिनांक तक नहीं मिला है। 2 साल करीब होते आ गया। यही आईडीबीआई बैंक? आईडीबीआई। उसके बाद में 2 ओटीएस में आया था, मेरे ढाल सिंह पटेल के नाम से और मेरे मिसेस के नाम से सुगम योजना के तहत। तो सुगम योजना के तहत में पहले उन्होंने 10% पटाने का ऑफर दिया, तो 10% कैसे भी करके सर मैनेज करके उसको मैं पटा दिया। उसके बाद पटाने के बाद में वो सीधा इसका मेन ब्रांच शायद मुंबई है, वहाँ से ओटीएस आपका स्वीकृत हो गया। तो मेरे को 20 मार्च से 2025 तक का समय दिया गया था, 6 महीने का समय। ओटीएस पटाने के बाद में 10% पटाने के बाद में मेरे को समय दिया। वो समय के अंतराल में समय से पहले मैंने सर 20 तारीख को ही ना 25 का समय दिया था, मैं 20 मार्च से 2025 को पैसा पटा दिया था 5 दिन पहले। मेरा पैसा चूंकि सर दोनों पड़ गया है, उसका ओटीएस का पैसा पड़ने के बाद में ना ही मेरे कुसुम पटेल मेरी मिसेस का आज तक एनओसी मिला, ना ही ढाल सिंह पटेल के नाम से एनओसी मिला, ना ही जीवदत्त पटेल के नाम से एनओसी मिला, और ना ही मेरा जो बैंक जो है नीलामी करने के बाद में सरप्लस अमाउंट बोलते हैं उसका भाषा में, जो डिफरेंस अंतर की राशि मेरे को मिलना चाहिए। क्या होता है, मान लो अगर 10 लाख की आपकी जगह है, 5 लाख आपको देना है, 5 लाख में अगर नीलामी होती तो 5 लाख आपके खाते में आना चाहिए, यही बात बोल रहा है? नहीं आया सर, वही अभी तक 20 लाख का चूंकि लोन था और लोन के बाद में सर वो पूरा ना ब्याज मूल समेत सब पूरा पैसा उन्होंने ले लिया। बैंक जो उसको लेना था वो ले लिया सर, तो डिफरेंस अंतर की राशि मेरे को मिलना नहीं चाहिए सर। तो कुल मिला के बैंक धांधली कर रही है सारे लोगों के साथ, और यार पैसा लेने के बाद एनओसी नहीं दे रही है, और जो अंतर की राशि है वो भी नहीं दे रही सर। और धोखे से सर मेरे को ना वहाँ कब्जेनामे में, क्योंकि वहाँ से कोटा कमिश्नर आया था और तहसीलदार गए थे, पटवारी भी थे साथ में, और पुलिस दल बल लेके, और वहाँ के जो मेन अधिकारी है जो आईडीबीआई बैंक का सुप्रांशु साहू करके, और यहाँ से गए थे सर राजीव जैन है,
क्या बोलते हैं, सत्यजीत बनर्जी करके है ना अधिकारी, वो सब पूरा एक साथ जाके वो कागजात में साइन करने के लिए बोला। मेरे मना करने के बाद, लाख मना करने के बाद में, सर कि जब तक मेरा को डिफरेंस राशि नहीं मिलेगा मैं साइन नहीं कर सकता करके। तो कोर्ट कमिश्नर जो आए थे वहाँ से, तो यहाँ से DRT जबलपुर से, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि आप आके DRT में आवेदन देते ना, आपका डिफरेंस राशि आपको मिल जाएगा। तो सर उसके ऊपर विश्वास करके कागजात में मैं साइन कर दिया। क्या चीज़ था मेरे को देखने भी नहीं दिया और जोर जबरदस्ती दबावपूर्ण तरीके से ना कागजात में साइन करवा दिए। क्योंकि सर उस समय मेरे को पता नहीं था क्या कागज है करके, कागज में क्योंकि मेरे को पैसा मिलना है तो पैसा देंगे, वही वाला कागज में साइन करवा रहे कर दिया था। बाद में मेरे को ज़मीन जिसके नाम से, अनिल गुप्ता के नाम से, दुर्ग के जिसके नाम से ज़मीन वो जो खरीदा है उसके नाम से ट्रांसफ़र हुआ, ज़मीन वाले मेरे पास में आए ना, तब वो दिखाया सर कागजात में आप कब्जा नाम साइन किए होगा। तब मेरे को पता लगा कि कब्जा नाम साइन करवाया करके। और आज दिनांक तक उसके नाम पे वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गया, जो खरीदा उसके नाम से। अब मेरे को ना पैसा दे रहे हैं ना NOC दे रहे हैं। और चूँकि सर कर्ज लेके 50 लाख मैं भी ना। तो अब आप लोग जो इकट्ठा हुए हो, अब क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं सर, हमको अधिकार जो है ना, हमारा अधिकार का चीज़ उसको मिलना चाहिए। मेरा डिफरेंस राशि है सर, वो NOC मेरे को मिल जाए, इस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ। बाकी किसान भाइयों को, इनको कुर्की का इन लोगों का आदेश है। मेरा जो होना था सर वो बिगाड़ हो चुका है। तो मैं चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन से यही चाहूँगा कि मैं जितना, जैसे मेरा पैसा पड़ने के बाद में NOC मेरे को मिलना चाहिए और मेरा डिफरेंस अमाउंट मिल जाए। यही चीज़ का लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। ठीक है। आज जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो असल में पूरा मामला क्या है? देखिए, बैंक सबसे पहले मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, आंदोलन किया जा रहा है। बैंक लोन देने के नाम पे ही फ्रॉड करती है। जो एक्चुअल में देश की करेंसी है ही नहीं, उस करेंसी को बैंक बांटने का काम कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि देश में जो करेंसी है वो सिक्के आते हैं, डिजिटल रुपया आता है, बैंक नोट आता है। ये तीन के अलावा इस देश में कोई भी करेंसी है ही नहीं। लेकिन जो RBI की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि टोटल देश में 38 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। अब जब इकलौती ऐसी संस्था है जो जिसको रुपए बनाने का अधिकार है, रुपए छापने का अधिकार है, वो बोल रही है कि मैंने 38 लाख करोड़ रुपए ही छापा है और वही छपे हुए तो वही मार्केट में चलेगा। लेकिन बैंकों का जो डाटा है वो केवल 12 सरकारी बैंक हैं देश में। उन 12 सरकारी बैंकों का डाटा है कि 107 लाख करोड़ रुपए केवल 12 सरकारी बैंकों ने बांटा। फिर जितनी करेंसी है उससे कई गुना ज़्यादा बैंक सरकारी बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने बांटा। फिर उसके बाद डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, फाइनेंस कंपनीज है। ऐसे लगातार कंपनियां धोखा दे करके ग्राहकों के घर को या ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, फैक्ट्री को, खेती किसानी वाली ज़मीनों को नीलाम करती है। अच्छा, नीलामी की जो प्रक्रिया है इसको भी समझिए कि जब आप लोन लेते हैं तो 10 लाख का लोन आपको मिल जाता है आसानी से। प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लेते हैं 20 लाख है तो 10 लाख का आसानी से दे देगी। लेकिन जब आप 10 लाख रुपए नहीं पटा पाते हैं तो वही प्रॉपर्टी जो 20 लाख की है आगे चल के उसका रेट बढ़ेगा कि घटेगा? कायदे से तो बढ़ता है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लेते हैं कि 30 लाख है तो आज की रेट में बैंक उसको 15 लाख 10 लाख में बेचने को तैयार हो जाती है और बेचकर ग्राहकों के धन को हड़प करके फिर चेक बाउंस का केस भी अलग डाल देती है। ऐसे ही मामला देखो, ये बोरई गांव से बिसाहू, एक मामला ये है, दूसरा मामला श्री गौकरण। इन दोनों के मामले में दिक्कत ये है कि जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट के हिसाब से एक की ज़मीन है 1 करोड़ की, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक जो है नीलाम करने में जो आया है वो 50 लाख में नीलाम कर रहा है। दूसरे की प्रॉपर्टी की जो सरकारी रेट है वो है 2 करोड़ रुपए। उस 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बैंक 90 लाख में बेचने को तैयार हो जा रहा है। तो इस तरीके से धांधली हर जगह कर रही है बैंक, केवल भिलाई शहर में नहीं, पूरे देश में, भारत में ये धांधली चल रही है। और जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी और बैंक ऐसी इस तरीके से हड़प करके नीलाम करते रहेंगे, लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। ये आज जो मामला है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आज जो मामला है इनका ये है कि इनकी जो इन्होंने लोन लिया था, 2 अलग अलग लोन लिया था, तो इन दोनों का जो लोन है उसका जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, बैंक ने, जो IDBI बैंक है इसका मामला है, आउटस्टैंडिंग दोनों का लोन मिला करके 50 लाख रुपए बनाया। अच्छा, 50 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग बनाने के बाद 50 लाख में बैंक जो है उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को बैंक 50 लाख में बेच रहा है। कायदे से जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू तो आप डिवेल्यूएट नहीं कर सकते। ये तो ग्राहक, ये जो उपभोक्ता है उसका अधिकार है कि उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो वैल्यू है
है उसको कायदे से उसी रेट में बेचने का है या उससे ज़्यादा में, उससे कम में तो आप बेच नहीं सकते। यदि आप एमआरपी को मान के चले, एक रिटेल प्राइस हो गया, उस प्राइस के क्या एकदम आधा कर सकते हैं? मान लेते किसी कोई फ़ोन है या कोई भी आइटम है 10,000 का, क्या उसको 3,000 में बेच देंगे या 4,000 में बेच देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बैंक इसी ज़मीन को जो डिवैल्यूएट करके बेच रहा है, ये सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। दूसरा अपराध ये कर रहा है बैंक कि जो करेंसी है ही नहीं देश में, उतनी करेंसी बैंक कर्जे पे चला रहा है और वो कर्जे पे यूं ही हवा में छाप रहा है। किसी भी बैंक से, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो, कोई भी आपको एक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ये बैंक वाला कर्मचारी या जो अधिकारी हो वो ये बोले कि मैंने फलाने व्यक्ति को कंप्यूटर से लोन दिया। ऐसा एक भी नागरिक नहीं मिलेगा। भाई लोन देने वाला कोई ब्रांच मैनेजर हो सकता है या अधिकारी हो सकता है या कर्मचारी हो सकता है, लेकिन ना तो बैंक ब्रांच का मैनेजर देगा, ना ही इसे चेयरमैन से भी पूछ लोगे तो चेयरमैन भी बोलेगा कि हमको नहीं पता किसने दिया। ये ऐसा तो नहीं है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सस्ते में जगह दे दो? बिल्कुल, ये इसी तरीके से काम करते हैं। जब व्यक्ति लोन नहीं दे पाता है तो 1 महीने में पता चल गया उनको, दूसरे महीने में बैंक खुद क्या करती है, अंडर द टेबल उनके एजेंट पूरे फैले रहते हैं और वो काम ये करते हैं कि जो बड़े बड़े पार्टी हैं उन तक पहुंच करके बताते हैं कि फलाना जो है कर्जा नहीं पटा पा रहा है, ये आगे चल के प्रॉपर्टी बिकेगी। तो जब प्रॉपर्टी का सौदा जो है पहले से तय हो जाता है कि ये इतने में बिकेगा और अंडर द टेबल कितना लेना है, मान लेते हैं कि 20 लाख में ये लोग ई ऑक्शन करेंगे, तो जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है तो जो ग्राहक है वो एक्चुअल में 40 लाख में लेगा, लेकिन 20 लाख दिखा के 20 लाख रुपए जो है वो बंदर बाट हो जाएगी और ग्राहक को लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 20 लाख में बिक गई। और ज्यादातर मैं देखता हूँ कि ये मामले जो है प्राइवेट बैंक में ज्यादा होते हैं। जी, ज्यादातर ये प्राइवेट बैंक में इसलिए होता है कि प्राइवेट बैंक आरटीआई के दायरे में नहीं आते। जब आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे तो आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जाएगी तो आप रिपोर्ट नहीं देंगे। यहीं इसी सरकारी बैंकों को देखेंगे तो जब आप रिपोर्ट मांगेंगे तो सरकारी बैंक को आरटीआई के दायरे में आते हैं सरकारी बैंक और उनको रिपोर्ट देना मैंडेटरी हो जाता है। जब रिजर्व बैंक का जो नियम कानून के आधार पे सारे बैंक चल रहे हैं तो आरटीआई के दायरे में भी इनको आना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों रखा गया है? जब ऐसा रहेगा तो मनमानी करेगा बैंक। दिक्कत ये है कि देश की जो संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमको लगता है कि देश की बैंकों को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल गलत बात है और झूठी बात है ये कि देश की बैंकों को कंट्रोल कर रही है और रेगुलेट कर रही है। देश के नागरिकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है, नागरिकों को रेगुलेट कर रही है। कैसे? बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। यदि किसी बैंक का आप शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लेकर के जाओ तो आपकी जो शिकायत है वो रजिस्टर्ड तो हो जाएगी, लेकिन उस शिकायत को 10-15 दिन के बाद क्लोज कर दिया जाएगा। ये बोल के क्लोज कर दिया जाएगा कि बैंक वालों ने हमको रिप्लाई दे दिया। तो बैंक वाले जो रिप्लाई दे रहे हैं वो हमको भी तो बताओ भाई, ऐसा कौन सा बैंक वाले रॉकेट साइंस लगा रहे हैं कि हमको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आरबीआई को रिप्लाई दे रहे हैं तो आरबीआई एक्सेप्ट कर ले रही है और हमारी शिकायत को दर्ज न करके बैंक की जो रिप्लाई है उसको एक्सेप्ट करके ग्राहक को बोल दे रही है कि आपकी शिकायत बंद करी जाती है। अभी ऐसे ही एक मामला है कातुल बोर्ड में हुआ था जी। तहसीलदार ने आदेश दे दिया कुर्की करने का, घर से बाहर निकाल दिया गया। 5 दिन वो लोग घर में रहे। हमने जब खबर चलाई सब खबर फैली और हाई कोर्ट में उसका वो चल रहा था, केस चल रहा था, उसके बावजूद उनको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा कर सकता है क्या तहसीलदार? बैंक इकलौती ऐसी संस्था है जो नियम कानूनों को दरकिनार कर देती है। तहसीलदार का काम कायदे से आदेश का पालन। इसमें दलालों की मिली भगत भी थी जो तहसीलदार के साथ मिल के ना ये लोग उनका घर खाली करवाए। तो इसमें क्या नियम कानून बनता है? कायदे से तहसीलदार जो है आदेश का पालन करेगा। तहसीलदार जब कलेक्टर का आदेश हो जाता है तो तहसीलदार जो है पुलिस बल उपलब्ध कराता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को तहसीलदार नहीं बुलाएगा। लेकिन आप देखें दलाल के लोग आके घर खाली करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें इसी देश में हो रहा है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो रहे हैं, एसपी महोदय सो रहे हैं, पुलिस प्रशासन सो रहा है, जबकि बैंक का सपोर्ट कर रहे हैं ये सारे लोग। और ग्राहक जाएगा तो जाएगा कहाँ? आज का आपका अभी क्या प्रोग्राम है? जी, आज का ये प्रोग्राम है कि ये जो सबसे पहले तो हम बैंक जाएंगे और बैंकों से सवाल करेंगे। हमारे पास वो लिस्ट रखी हुई है जिनका कर्जे को माफ किया गया है, तो वो लिस्ट को लेकर के हम जाएंगे कि इनके कर्जे को जो माफ किया है इसका क्राइटेरिया क्या है। भाई कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि ये ग्राहक का कर्जा हम माफ करेंगे, इसका नहीं करेंगे, उसका माफ करेंगे, उसका नहीं करेंगे। तो कोई एक क्राइटेरिया तो होगा। वो क्राइटेरिया पहले हम समझेंगे कि ये क्राइटेरिया है क्या चीज। दूसरी चीज, जब क्राइटेरिया के बारे में पूछा जाएगा तो हमको ये पहले से ही पता है कि वो क्राइटेरिया नहीं बता पाएंगे। तो जब नहीं बता पाएंगे तो उसके खिलाफ
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएंगे और शिकायत दर्ज करेंगे कि फलाने लोगों का लोन माफ कर दिया गया और फलाने लोगों का माफ नहीं किया गया। एक तो ये शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि लोन के नाम पे जो अवैध वसूली करी जा रही है उसकी शिकायत है। तीसरी शिकायत ये है कि जो लोन के नाम पे लोन दे करके जब वसूली करने का टाइम आता है तो बैंक प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जो प्रॉपर्टी का अवमूल्यन कर देती है, डिवेल्युएट कर देती है, उन डिवेल्युएट करे गए प्रॉपर्टी के ऊपर हम शिकायत दर्ज करेंगे कि जो भी बैंक इस तरीके से प्रॉपर्टी डिवेल्युएट कर रहा है उसकी शिकायत कलेक्टर साहब दर्ज करें। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम है रजत सिंह, बोरवर्स वेलफेयर सोसाइटी से। जमीन नीलामी बंद करो, बंद करो, जमीन नीलामी बंद करो, जमीन नीलामी बंद करो, धोखाबाजी नहीं चलेगी, बैंक वालों होश में आओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ। आईडीआई बैंक पहुंचकर इन सभी लोगों ने बैंक के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे चर्चा की। आइए देखते हैं चर्चा में फिलहाल क्या निर्णय निकला। मैनेजर साहब बाहर निकलो, बाहर निकल के बात करो, बाहर निकल के बात करो, बैंक धोखा देना बंद करो, धोखा देना बंद करो। भी लोग हैं, किसान हैं, इन किसानों ने लोन ले रखा था और इस लोन में देखो ये इतने नाम हैं जिन लोगों के ऋण को माफ किया गया। इसको पकड़ो, ये 17 लोग हैं, सेम गांव के, सेम बैंक से लोन लिए और इनके लोन को माफ कर दिया गया है, 17 लोन को कुछ योजना बता करके। और इतने सारे लोग हैं जिनके लोन को माफ नहीं किया गया। ये सारा आईडीबीआई है, ये सारा आईडीबीआई है, अलग अलग ब्रांचेस का है। अलग अलग ब्रांचेस का है क्या? हाँ, सब यहीं का है, सब यहीं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं। आपकी ठीक है, आप समझ गए बात का। बैंक तो सेम है, तो प्रक्रिया जो है ये हमको एक तो जानकारी चाहिए कि ये जो इन लोग का जो माफ किया गया है इसका क्राइटेरिया क्या था जिनके तहत इनका माफ कर दिया गया। दूसरा चीज ये है, वो कागज कहाँ गया जो सरकारी रेट है मैडम? अच्छा ठीक है ना, कोई इशू नहीं। दूसरा, जैसे ये लोन का मामला है, इसमें प्रॉपर्टी जो नीलाम करी जा रही है, जैसे 24 लाख रुपए का है, ठीक है, इसमें जो नीलामी की जो प्रक्रिया करी जा रही है, इसमें ये हमको जानना है कि प्रॉपर्टी डिवेल्युएट कर सकती है क्या बैंक? जैसे जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट का भी कागज हम आपको दे देंगे। सरकारी रेट है एक प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपए, जो हेक्टेयर के हिसाब से पूरा ओवरऑल निकालेंगे तो 1 करोड़ रुपए है सरकारी रेट। उस सरकारी रेट का 1 करोड़ है, मतलब उसको बेचेंगे तो हो सकता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास मिल जाए। तो बैंक जो है वो 50 लाख में नीलाम करने को तैयार है। बैंक उसको 50 लाख में नीलाम कर रहा है। एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है, इनकी 2 प्रॉपर्टी है। अब इस 2 प्रॉपर्टी का जो सरकारी रेट है वो है 2 करोड़ रुपए। उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो हो सकता है 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन बैंक उसको 90 लाख में बेचने को तैयार हो गया। देखिए, हम लोग का जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है ना, हम तो टेक्निकली जानते नहीं, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल टीम उसको वैल्यूएशन करके हमें देती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग उसका वैल्यूएशन। मैडम, टेक्निकल टीम क्या सरकारी रेट से भी कम में इवेलुएट कर सकती है आपकी टेक्निकल टीम? तो ऐसा कैसे होगा? रहेगा ना सर, वही एरिया का रेट ही मिलता है। तो आपकी टेक्निकल टीम से एक बार बात करा दीजिए ताकि हम उससे बात कर सके कि सरकारी रेट अगर ये हमारे पास नहीं बैठते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियर्स सारा सर्वे करते हैं, उसके हिसाब से फिर वो रेट। तो क्या वो परमानेंट स्टाफ होते हैं आपके? नहीं, हमारे वो परमानेंट स्टाफ नहीं होते हैं। तो मैडम, अगर परमानेंट स्टाफ नहीं तो इसका मतलब तो 60 गार्ड से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। बैंक में क्या होता है ना, हम लोग उसको हायर करते हैं अपने
उनके साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद उनका पूरा जितना भी जो भी उनका जो मतलब की है आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो सरकारी रेट के अलावा भी कर सकते हैं मैडम? केवल उनको ये जानना है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो टेक्निकल टीम ने जिन टेक्निकल टीम ने इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाली है उसका रिपोर्ट आप दे दीजिए। ठीक है ना, वो आप 1 by 1। हेलो, हाँ सर। जो जिसकी समस्या है सब सुनने के यहाँ पर सब लोग रहेंगे, है ना? बात बराबर है मैडम? मंडे को तो सभी लोग आएंगे। जिनका लोन है बस वही आएंगे। हाँ, जिनका सभी का है लोन, तो खैर सभी का है, तो सभी का है, जितने सारे लोग लोन वाले ही है ना? तो मंडे को सभी आने तैयार हो ना? ठीक है, अभी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी केवल ज्ञापन एक तो दे रहे हैं। मंडे को आएंगे, मंडे को एक व्यक्ति की समस्या को समझा जाएगा, समझ करके जो उपाय निकाल सकते हैं उपाय निकालेंगे। जिसका उपाय नहीं निकालेंगे तो फिर हम ऊपर कार्रवाई करेंगे। रखना चाहिए, बोल दे सीधा। हाँ मैडम बोलिए। वो वाले मैडम रहना चाहिए। कौन सी? हाँ, सरिता मैडम रहेंगी उस दिन। मंडे को देखिए, नहीं देखिए, मंडे को अगर मान लो ये लोग में से कोई अधिकारी नहीं रहता बोलेंगे, अगर सेम रिप्लाई मिलता है तो मंडे को बोरिया बिस्तर लेकर के आएंगे और यहीं रहेंगे फिर। ठीक है, बात बराबर है? यही मंजन दातुन सब करेंगे, यही खाना बनाएंगे, यहीं पे अपना घर बनाएंगे फिर। चलो ठीक। आपने सारा मामला देखा कि क्या था। यहाँ बैंक की मनमानी साफ नजर आ रही है। बैंक जो है दलालों का साथ दे रहा है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी जो इनसे बात कर रही थी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेरा यहाँ कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ कर्मचारी हूँ, जो करेंगे मेरे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। और उन्होंने बात को सोमवार पर टाल दिया। अब जो मामला होगा वो सोमवार को होगा। अभी फिलहाल इन लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है, ज्ञापन सौंप के ये लौट गए हैं और इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार को हमारी समस्या हल नहीं की जाएगी तो हम बोरिया बिस्तर लेकर यहीं आ जाएंगे। और एक आदमी, 2 आदमी या 10 आदमी नहीं आएंगे, पूरी भारी तादाद में लोग आएंगे। जिसका लोन है उसका पूरा परिवार आकर यहाँ बैंक के सामने बैठेगा, ऐसा इनका कहना है। इस मामले में और ऐसी खबर में आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप बैंक से प्रताड़ित हैं, बैंकों से प्रताड़ित है, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या, आपका जो भी समस्या है बैंक से जुड़ी हुई, उसे प्रकाशित करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे शासन प्रशासन आपकी समस्याओं को हल निकाले। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।